नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है और जंतर मंतर पे हम आपको एक बैनर दिखाना चाहते हैं जिसमें लिखा हुआ है नारी पर हो रहा अत्याचार, कहाँ है दिल्ली सरकार, हम सैनिक परिवार है, हमारी मदद करो। तो ये सैनिक परिवार है जिनकी मदद की जरूरत है और दिल्ली सरकार कहाँ है, ये भी एक सवाल है। तो हम उनसे पूछते हैं। हरविंदर जी है जो कि ये बैनर के साथ में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेके आए हैं। हरविंदर राणा, नेशनल स्पोक पर्सन, वेटरन एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। हमारे जो भी परिवार हैं, जो सैनिक परिवार हैं, तो आए दिन हमारे पास फोन आते रहते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से, कि उनको समाज में पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको सिर्फ भरोसा दिया जाता है, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। और आए दिन समाज में एक स्तर गिरता जा रहा है। जो फौजी परिवार हैं उनके प्रति जो एक सम्मान था वो गिरता जा रहा है। तो उसी के कई जो उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि किसी को उनका बिल्डर परेशान कर रहा है, वो पुलिस के पास जा रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है उनकी। तो हम आज जंतर मंतर पे एक संदेश देने आए हैं और खास तौर पे मैं अपने जो फौजी भाई हैं, जो हमारे फौजी परिवार हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, जो उनके परिवार हैं, मैं उन सब के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें आप हजारों की संख्या में ना हो, हजारों की संख्या में हो आप लोग, लेकिन वजह क्या है? आप लोग अत्याचार का शिकार क्यों हो रहे हो, शोषित क्यों हो रहे हो आप? क्योंकि आप संगठित नहीं हो। एक भीड़ कोई मायने नहीं रखती जब तक कि वो संगठित ना हो। तो आज इनके साथ है, कल किसी और के साथ है। तो मैं आज सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जायज प्रॉब्लम, वो आप हमें बताइए और आप संगठित होइए, क्योंकि संघे शक्ति युगे युगे, संगठन में ही शक्ति है। आप संगठित होइए, आपकी बात सुनी जाएगी। पुलिस प्रशासन भी आपकी बात सुनेगा, सरकार भी आपकी बात सुनेगी। क्या मुद्दा क्या है जिसकी वजह से कि पुलिस नहीं सुन रहे हैं, जबकि सैनिक परिवार है? और हम आपको बता दें कि सैनिक वही है जो आपके और हमारे लिए सीमाओं पे खड़े रहते हैं, दुश्मनों की गोली खाते हैं, बर्फ में चलते हैं जिसकी वजह से उनकी फेफड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन तब भी हमें सुरक्षित करते हैं, हम अपने घर में आराम से सोते हैं। लेकिन वही सैनिक परिवार जब आके जंतर मंतर से अपना सुरक्षा की मांग करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि ऐसा क्यों होते हैं। क्या पुलिस वाले आप लोग की आवाज नहीं सुन रहे? क्या पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे ढंग से? जहां तक मुझे ज्यादातर जो फोन आते हैं वो यही आते हैं कि जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस या तो सत्ता के दबाव में, या जो वहां के लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनके दबाव में पूरी तरह से ईमानदारी से अपना काम नहीं करती है। और ये हमें देखने को भी मिला है। तो मैडम का भी हमें फोन आया कि उनके बिल्डर के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी कॉलोनी में अवैध निर्माण, उनके घर के सामने कूड़ा फेंकना, गाड़ी खड़ी करना, मतलब एक तरह से परेशान किया जा रहा है। और जब वो जाते हैं कहीं तो उनको असुरक्षा महसूस होती है और उनको धमकी दी जा रही है, उनके परिवार को धमकाया जा रहा है। कौन? उस बिल्डर के द्वारा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और यहाँ से मकान खाली करके तुम भागो यहाँ से। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और मैं ऐसे बिल्डरों को और ऐसे माफियाओं को, ऐसे नेताओं को, सबको आज यहाँ से चैलेंज करना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ कि खाल में घुस भर देंगे हम दुश्मन देश की सेना से नहीं डरते, तुमसे डर जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, बाहर निकल के आना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। और किसी की क्या हिम्मत की हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के देख ले, उसकी खाल में वहीं जाके हम घुस भर देंगे, चाहे वो कहीं का बिल्डर हो, डॉन हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ये देखिए बिल्डरों का मामला है जो कि मैडम के साथ। मैडम कहाँ के रहने वाली है? मैडम जनकपुरी से हैं। ये पुलिस कंप्लेन करे आपने? हाँ जी मैडम, मैंने बोला कंप्लेन की थी। बस उन्होंने बोला कि मैंने कॉपी दिया, मैं रात को 10 बजे जाती हूँ, उनके बंदे आते हैं, बोलते हैं कंप्लेन लिखिए आप, हम लेने आएंगे। वो लेने नहीं जाते। रात को 10 बजे मैं खुद थाने में जाके कंप्लेन में रजिस्टर कराती हूँ, मैं देती हूँ। तो मैं SHO साहब से मिली तो उनका एक इजी सा डाबरी थाना लगता है हमारा। तो वहां पे जाके मैं SHO साहब से मिली तो सबसे पहले तो उनका आंसर ये था कि क्या मैं रात भर मिलता रहूंगा आप लोगों से? मैंने कहा सर आपकी ड्यूटी है, हम आए हैं तो आप अगर हो यहाँ पे तो आपको मिलना पड़ेगा। तो एटलीस्ट वो जाते जाते फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरी ऐसे बात है और मैंने आपसे कॉल पे बात की थी और मेरी एप्लीकेशन, आपके बंदे एप्लीकेशन तक नहीं लेने आए मेरे पास, 10 बजे मेरे को आना पड़ा थाने में जमा कराने। तो बोलते ठीक है आप इनको कॉपी दे दीजिए और रिसीविंग कॉपी आप ले लीजिए, और वो निकल जा रहे हैं। मैंने बोला सर रिसीव कराने से तो इस मेरी जो प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना, आप कोई एक्शन तो लीजिए प्लीज। मेरी फैमिली पूरा सुबह से उसने डराया है, धमकी दे रहा है, मेरे भाई को बोलता है
पूरी फैमिली को मारूंगा, तुम्हारे बच्चे जहाँ जाते हैं, जो जहाँ तुम्हारा भैया जाता है, सबका मैंने पता कर लिया है। तुम्हारा बच्चा कौन सी गाड़ी में जाता है, सबका मैंने पता करके रखा है, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं पैसे दूंगा, पुलिस में भी पैसे भर दूंगा, मैं पैसे दे के काम करवाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरा नाम भी है उसके अंदर, ठीक है। और खुली धमकी दी है, बोला है पूरी फैमिली को, मैं अगर अंदर जाऊंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार के जाऊंगा। यहाँ तक धमकी देते हैं। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी, पूरा दिन हो गया सहमे हुए, वो अपने घर नहीं जा रहे हैं। हम लोग पूरा दिन नेबर के घर बैठे हुए थे, हमारे एक रिलेटिव थे, उनके घर बैठे रहे। हमने कॉल किया, 2-3 बार ही कॉल किया, एसीपी साहब को कॉल किया, एसएचओ साहब को कॉल किया। देन अगेन बंदा भेजते हैं, 2 बंदे आते हैं, बोलते हैं आपका जो भी इशू है लिख के दे दो, नहीं लेने आए। फिर मैं रिसीव कराने जाती हूँ तो सर मुझे बोलते हैं कि ठीक है आप रिसीव करो, चले जाओ। मैंने कहा सर ये क्या, मेरी फैमिली घर नहीं जा रही है, आप कोई एक्शन तो लो एटलीस्ट। बोलते हैं मैंने भेज दिया है बंदा उसको समझाने के लिए। व्हाट इज दिस, समझाना? वो हमें समझा रहा है, आप क्या उसे समझाओगे? वो क्या है, आप उसे यहाँ बुला के नहीं, आप बंदे भेजो उसको समझाने के लिए। फिर मैंने बोला सर मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए आप। कहते कि मैडम क्या अब हम तो जाके नहीं बैठ सकते वहां पे। मैंने कहा सर मैंने ऐसा तो नहीं बोला आप जाके बैठिए, लेकिन कम से कम मुझे थोड़ी तो श्योरिटी दो कि मैं अपने घर चली जाऊं, मेरा भाई अपने घर चले जाए। एटलीस्ट मेरा जो भाई है छोटे वाला, उसी फ्लोर में जहाँ बिल्डर है उसी के ऊपर वाला फ्लोर मेरे भाई का है, तो वो कैसे जा सकता है जब उसने उसको इतना डराया धमकाया। कहने का मतलब है जो दिल्ली पुलिस है वो काम नहीं कर रही। मैंने एसीपी साहब तक को कॉल किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 2 दिन मेरे को सबमिट करे हो गए एप्लीकेशन, मेरे पास ना कोई कॉल आता है ना कोई बंदा आता है पूछने के लिए कि मैडम आपका ये इशू था, हमने ये एक्शन लिया, या फिर आपको कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अगेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसका कोई किसी को खबर नहीं है अभी तक, इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा और इन भैया की मदद लेनी पड़ी। देखिए हम आपको बता दें, जो ये मैडम है इनका हस्बैंड फौज में है, और ये जितना भी आप परिवार देख रहे हैं ये फौजी परिवार है। फौजी ये नहीं है सिर्फ घर की रक्षा करते हैं, फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, आपको और हमारी रक्षा करते हैं। अगर आपके और हमारी बच्चे अगर आराम से सोते हैं, आराम से रह रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से ही है, क्योंकि फौजी अगर सीमाओं पे खड़े नहीं रहते तो आप और हम सुरक्षित नहीं हो सकते। लेकिन वही अगर फौजी परिवार की बात आते तो फौजी परिवार पुलिस वालों के पास जब जाते हैं तो पुलिस वाले उनकी बातें नहीं सुनते, और वो लोग आके जंतर मंतर पे आके इस तरीके से दुहाई लगाना पड़ता है, इस तरीके से वो लोग बोलना पड़ता है कि पुलिस वाले इनकी बातें नहीं सुन रहे। जबकि दिल्ली पुलिस के ऊपर बार बार यही सवाल होता है कि दिल्ली पुलिस अपनी काम अच्छे से क्यों नहीं कर रहे, दिल्ली पुलिस का जो काम है वो पूरी तरीके से क्यों नहीं कर पा रहे। जबकि इनका कहना है कि बार बार वो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस अच्छी तरीके से जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं ले रहे। तो फैसला आपको ही करना है कि क्या होना चाहिए। क्या आम जनता, ये आम जनता नहीं है, ये फौजी परिवार है, क्या ऐसे ही परेशान होते रहेंगे? क्या जो दबंग है वो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, या कुछ पुलिस एक्शन भी लेगा? इसलिए देखना होगा हमें कि इस मैटर में क्या करते हैं पुलिस वाले। तो हम इनकी जो भी बातें हम आपको बताए हैं, तो फैसला आप करिए कि आम जनता कहाँ जाएंगे, आम जनता की आवाज आखिर में सुनेगा कौन। जो दिल्ली पुलिस है, गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं